तो अब जब हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते हैं डियर डिपार्टमेंट में ही, तो हम लोग देखते हैं कि ये लोग उनकी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि एबल मेरीवेदर कोई विल बना के गए हैं या नहीं गए हैं, इसलिए चीज़ों को अपने आप ही डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। एंड जब ये लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूछा जाता है कि क्या उनके लिए कोई वर्ड्स कहना चाहेगा। मिसेस स्लेटर पूछती हैं, मिसेस स्लेटर पूछती हैं हमारी इससे मिसेस जॉर्डन से कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगी उनकी याद में, मतलब कोई पोएट्री कहना चाहेंगी। तो वो कहती है कि मुझे एक ही पोएट्री बहुत पसंद है जो कि है नेवर फॉरगॉटन। तो हेनरी स्लेटर और मिसेस स्लेटर कहते हैं कि इस मोमेंट पे ये कहना कि आप उन्हें अभी तक नहीं भूले हो, नेवर फॉरगॉटन, ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी तो कोई भी नहीं भूलेगा और शायद उन्हें कभी कोई नहीं भूलेगा, बट एट प्रेजेंट मोमेंट आज ही डेथ हुई है, तो ये पोयम कहना, ये पोएट्री कहना बहुत जल्दी होगा। ठीक है, फिर यही सवाल मिसेस स्लेटर से कहा जाता है कि आपने कोई पोएट्री सोची है। तो वो कहती है कि पोएट्री नहीं, पर वो कहती है कि मुझे हमेशा 3 चीज़ें चाहिए थी, एक फेथफुल फादर, एक फेथफुल हस्बैंड और एक फेथफुल फ्रेंड, और मुझे शायद तीनों ही चीज़ें मिली और मेरा फेथफुल फ्रेंड और मेरे फेथफुल फादर एबल मेरीवेदर बने। तो बेन को डाउट होता है, तो वो कहता है रियल ये जो तुम कहना चाह रहे हो वो मतलब भी है तुम्हारा, मतलब तुम समझ रहे हो ना तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो जो मिसेस स्लेटर है वो कहती है कि हाँ, मुझे हमेशा एबल मेरीवेदर में एक फेथफुल फादर दिखा। एंड इतना ही नहीं, वो ये कहती है कि जब मैं पोएट्री की बात कर रही हूँ तो वो कहती है कि मैंने न्यूज़पेपर में आज एक पोएट्री पढ़ी, ठीक है, एंड देन वो पोएट्री पढ़ती है, जिसका मतलब ये होता है कि भले ही दुनिया कुछ भी कहे आपके बारे में एंड भले ही दुनिया आपको भूल जाए आपके मरने के बाद, बट आपकी जो जगह हमारे दिल में है वो हमेशा वही जगह रहेगी, उसकी वो जगह कोई नहीं ले सकता, वो एकदम सैक्रेड है, वो कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट सा आता है, 3 लाइन 3 वर्ड्स आते हैं, सैक्रेड आर वी। ये जो लाइन है वो बेन जॉर्डन सवाल उठाता है कि सैक्रेड आर वी ये कोई करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होता और आप इसको यूज नहीं कर सकते, ये पोएट्री गलत है। यानी कि बात कहां से शुरू हुई थी? बात हुई थी एबल मेरीवेदर के बारे में कोई पोएट्री कहेगा या नहीं कहेगा, बात यहां से शुरू हुई थी। एंड देन अब ये लोग किस पॉइंट पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो आपने पोएट्री बोली उसमें तो ये गड़बड़ी है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यानी कि कितनी अजीब बात है, कितने अजीब तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, और मतलब ये लोग पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। एंड इन्हें अपने फादर की बिल्कुल टेंशन नहीं है, बस फालतू की बातों पे लड़ना है, विल को डिवाइड करके फिर से अलग अलग हो जाना है इन लोगों को, इनको ये लगता है। देन फिर वो लोग लड़ने लगते हैं, तो मिसेस स्लेटर कहती हैं कि हाँ, हम पोएटिक लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हैं, भले ही हम नॉर्मल लैंग्वेज में या रोज के वर्ड्स में हम इसको यूज ना कर सके और ये गलत हो, बट हम पोएटिक लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हैं, और इसको पोएटिक लाइसेंस कहा जाता है। फिर ये लोग इस बात पर आर्ग्यू करते हैं थोड़ी देर, वो कहते हैं कि ये सही नहीं है, बेन कहता है, मिसेस स्लेटर कहती है कि ये सही है। एंड देन आर्ग्यू करने के बाद फिर ये लोग प्रीमियम पे आते हैं, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम ये लोग समझते हैं कि ग्रैंडफादर सुबह सुबह भर के आए थे। तो ये सवाल उठता है सामने कि क्या उस मतलब मिसेस जॉर्डन और बेन जॉर्डन ये सवाल उठाते हैं कि क्या उस प्रीमियम की रिसीप्ट है आप लोगों के पास जो इन्होंने सुबह सुबह पेमेंट किया था। तो वो ये कहते हैं कि रिसीप्ट तो नहीं हमारे पास, और इस बात को कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये पेमेंट भर के गए हैं नहीं गए हैं। तो विक्टोरिया इस बात पे ये कहती है कि शायद ग्रैंडफादर ने पेमेंट नहीं भरा है, क्योंकि जब वो सुबह उठे तो वो मिस्टर टाटरसैल जो कि उनके फ्रेंड है, टाटरसैल उनके पास चले गए, फिर वो उनके साथ घूमे और फिर वो शायद कहीं और चले गए। तो मिसेस स्लेटर कहते हैं कि वो ज़रूर रिंगो बेल्स गए होंगे। तो वो पूछते हैं रिंगो बेल्स क्या है। तो रिंगो बेल एक हाउस है जो कि जॉन शेरॉक की विडो ओन करती है, ठीक है, एंड ग्रैंडफादर अक्सर वहाँ जाते हैं, यानी कि जो जॉन शेरॉक, मिसेस जॉन शेरॉक है वो उसको ओन करती है। मिसेस जॉन शेरॉक के साथ एबल मेरीवेदर की अच्छी रिलेशनशिप है, हेल्दी रिलेशनशिप है, ये दोनों फ्रेंड हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर वहाँ पे जाते रहते हैं, तो इसलिए मिसेस स्लेटर को लगता है कि उन्होंने प्रीमियम, जब विक्टोरिया कहती है कि उन्होंने प्रीमियम नहीं भरा है,
तो मिसेस स्लेटर समझ जाते कि वो प्रीमियम भरने नहीं गए थे, बल्कि रिंगो बेल्स में मिसेस जॉन शरॉक से मिलने चले गए होंगे। तो जब इन लोगों को पता लगता है कि इन्होंने प्रीमियम नहीं भरा होगा, जब पहले इनको पता लगा था कि शायद प्रीमियम भर दिया है, सुबह सुबह ये प्रीमियम भरने गए थे, तो सब इनको बहुत एकदम से अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, रिस्पेक्ट करने लगते हैं कि बहुत ऑनरेबल मैन है, बहुत रिस्पेक्टेड मैन है, अगर ये मरते तो भी अपना प्रीमियम भर के मरते, ऐसे कर करके इनसे कहा जाता है। बट जब हम लोग देखते हैं कि ये इनको पता लगता है कि इन्होंने प्रीमियम शायद नहीं भरा होगा, तो जो बेन जॉर्डन है, जो कि बहुत ह्यूमरस हैं, जो कि बहुत हंसते हैं, तो वो एबल मैरी को क्या कहते हैं, अ ड्रंकन ओल्ड बेगर, यानी कि एक दारू पीने वाला भिखारी जो कि इधर उधर घूमता रहता है। इतने ज्यादा अनसिंपैथेटिक थे ये लोग कि जब इनको लगता है कि उन्होंने प्रीमियम नहीं भरा होगा, तो ये लोग कहने लगते हैं उनको, उनके लिए बैड वर्ड्स यूज करने लगते हैं। बेन जॉर्डन क्या कहता है, ड्रंकन ओल्ड बेगर, ड्रंकन ओल्ड बेगर, यानी कि बेन जॉर्डन अपने इन लॉस के लिए इतना ज्यादा, इतने बैड वर्ड्स, इतने ज्यादा हार्श वर्ड्स यूज करते हैं। फिर मिसेस स्लेटर कहती है कि, फिर मिसेस जॉर्डन कहती है कि उन्होंने ये जान के किया, उन्होंने प्रीमियम इसलिए नहीं भरा क्योंकि उनको रियलाइज तो हो गया था वो मरने वाले हैं, तो उन्होंने प्रीमियम इसलिए नहीं भरा क्योंकि इन्हें लगता, जान के कि ताकि हम परेशान हो, हमें परेशान किया जाए, हमें अनॉय किया जाए, यानी कि मिसेस जॉर्डन के शब्द है कि हमें अनॉय किया जाए। फिर मिसेस स्लेटर कहती है कि मैंने पिछले 3 साल में इनके लिए इतना कुछ किया, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ इनके लिए, मतलब खाना बनाना, ध्यान रखना, उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने प्रीमियम की रिसीप्ट नहीं भरी। यानी कि हर कोई इनको बुरा बुरा कहने लगता है, एबल मैरी वेदर को हर कोई उनके लिए हार्श वर्ड्स, बैड वर्ड्स यूज करने लगता है, ताकि उनको हर्ट हो, ताकि उनको ज्यादा रिस्पेक्ट ना दी जाए, और वो ये चाहते हैं कि बस अब इस इंसान की बेइज्जती कर दें, क्योंकि इन सबको बहुत गुस्सा आता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्हें पता है साला अब इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो जब इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे तो इनको जो अमाउंट मिलने वाला था वो कम हो गया, इसलिए फिर ये लोग बाकी चीजें कहते हैं कि ठीक है हम लोग बाकी चीजें डिवाइड करते हैं। तो बाकी चीजें डिवाइड करते हुए कहते हैं कि उनके पास कोई ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स तो थे नहीं, और वो कहते हैं हम हर चीज डिवाइड करेंगे। बट मिसेस जॉर्डन एक सवाल उठाती है कि जो गोल्डन वॉच है उनकी, वो तो उन्होंने वादा किया था कि वो जिमी को देंगे। जिमी कौन है? मिसेस जॉर्डन का बेटा है। वो कहती है कि उन्होंने उसको कहा था क्योंकि वो जिमी को बहुत पसंद करते थे। तो मिसेस स्लेटर को बहुत गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने कहा था कि मैं गोल्डन वॉच जिमी को दूंगा और मुझे बहुत पसंद करते थे वो जिमी को, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना, ना उन्होंने कहीं लिखा हुआ है। तो मिसेस जॉर्डन क्या कहती है कि नहीं, जब वो हमारे पास रहते थे और वो आए थे तो वो जिमी को इतना ज़्यादा पसंद करते थे, इतना प्यार करते थे कि तब उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी गोल्डन वॉच इनको दी जाएगी। फिर इनका आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है अचानक से, और फिर ये लोग क्या करते हैं, विक्टोरिया से कहते हैं कि एक काम करो, ग्रैंडफादर के रूम में जाओ और उनके रूम में जाकर ये देखो, उनके रूम में जाके ना कीज रखी होंगी, वो कीज लेके आओ। फिर हम उनके कबर्ड में चेक करेंगे, जो वो ब्यूरो था, वो ब्यूरो जो मिसेस स्लेटर को बहुत पसंद था और वो ग्रैंडफादर के रूम से उठा के नीचे ले आई थी, ऐसा ब्यूरो। उन्होंने क्या कहा कि हम एक काम करते हैं, हम वो ब्यूरो ऊपर तुम उस ब्यूरो की चाबी लेके आओ और हम देखेंगे कि अगर इन्होंने प्रीमियम भरा होगा तो इसकी रिसीप्ट जरूर उसके अंदर होगी। तो फिर जब बेन जॉर्डन और मिसेस जॉर्डन की नजर उस ब्यूरो की तरफ जाती है तो वो पूछते हैं एमिलिया से कि ये तुमने नया लिया है क्या, और ये किसका है? तो एमिलिया कहती है कि हाँ, ये हमने लिया है। तो बेन जॉर्डन को वो बहुत पसंद आता है, यानी कि वो ब्यूरो बहुत कॉस्टली था और एंटीक सा था। तो वो पूछते हैं कि ये तुमने कहाँ से लिया, किसी एग्जीबिशन से लिया, कैसे तुमने बाय किया? तो उसने कहा कि हाँ, ये सेकंड हैंड है, बट ये एंटीक है, तो हमने एक एग्जीबिशन से लिया था। और उन दोनों को वो बहुत प्यारा लगता है वो ब्यूरो, ठीक है। यानी कि अगर वो ग्रैंडफादर के रूम में रखा होता तो जरूर दोनों के बीच में लड़ाई होती, मिसेस जॉर्डन और मिसेस स्लेटर के बीच में, कि कौन इसको रखेगा, क्योंकि दोनों उसको बहुत पसंद कर रहे थे। एंड मिसेस स्लेटर भी इसको इसलिए नीचे ले आई थी क्योंकि एक तो बहुत वो एक्सपेंसिव था और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला था। फिर विक्टोरिया से जब कहा जाता है कि आप एक काम करो, तुम ऊपर जाओ और ऊपर जाके ये देखो कि कीज कहाँ रखी है, उस कीज से हम ब्यूरो खोल के देखेंगे रिसीप्ट है या नहीं है इसमें।
तो फिर विक्टोरिया डर जाती है, क्योंकि एक तो वो 10 साल की बच्ची है, एंड देन अचानक से बच्ची को आप कहो कि ये तुम ऊपर जाओ और ऊपर जाके ये देखो कि ग्रैंडफादर जो है उनके रूम से कीज़ लेके आओ, और ग्रैंडफादर, जबकि अभी ये लोग क्या मानते हैं कि वो डेड है, तो उनके रूम से जाके लेके आना, उसको बहुत डर लगता है। विक्टोरिया कहती है मैं कैसे जाऊँ, मतलब वहाँ पे ग्रैंडफादर डेड हैं, वो लेटे हुए हैं, तो बड़ा डर सा लगता है। 10 साल के बच्चे को तो वैसे भी लगेगा। तो मिसेस स्लेटर गुस्सा करती हैं, तो कहती हैं कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, एंड ग्रैंडफादर भी कुछ नहीं कहेंगे बिकॉज ही इज़ डेड, तो तुम बिना किसी डर के जाओ, कोई तुम्हें मारेगा पीटेगा नहीं। तो विक्टोरिया को ऐसे डांट के भेज दिया जाता है, जबकि विक्टोरिया का मन नहीं होता कि वो जाए और देखे। फिर जब विक्टोरिया को भेजा जाता है, विक्टोरिया रूम में जाती है और जैसे ही वापस आती है तो बहुत घबराई हुई होती है और वो चिल्ला रही होती है, और वो आके कहती है कि जो ग्रैंडफादर हैं वो बिस्तर से उठ रहे हैं। मतलब एक आदमी जो आधे से ज्यादा ड्रामा कंप्लीट हो चुका है, पूरे ड्रामे में हमें क्या बताया गया है कि वो मर चुके हैं, ही इज डेड, बट विक्टोरिया स्लेटर जब ऊपर जाके नीचे आती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, और वो ये कह रही है कि ग्रैंडफादर अपनी जगह से उठ रहे हैं। ठीक है, तो सब शॉक हो जाते हैं, सब उसको कहने लगते हैं लड़की पागल है क्या, इसका दिमाग पागल है क्या, इसे कुछ अकल नहीं है क्या, क्या बोले जा रही है ये, सब उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। बट सब के सब शॉक रह जाते हैं और एकदम खड़े हो जाते हैं जब देखते हैं कि एबल मेरी वेदर, जो कि ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, विक्टोरिया स्लेटर के, वो खुद अपने हाथों से अपने रूम का गेट खोल के बाहर आ रहे हैं। ये देख के हर कोई शॉक्ड रह जाता है, अमेज रह जाता है। विक्टोरिया अपनी माँ के पास भाग जाती है, मिसेस जॉर्डन और बेन जॉर्डन अपनी जगह से बाहर निकल के आ जाते हैं। वो लोग घबरा जाते हैं कि अचानक से हुआ क्या है, हो क्या रहा है, एंड हर कोई घबरा जाता है। एंड यहाँ पे एबल मेरी वेदर का कैरेक्टर भी दिया हुआ है, मतलब वो कहा गया है कि उनकी एज हमें बताई गई थी कि 72 थी, बट स्टिल ही इज वेल कलर्ड, यानी कि वो बहुत ब्राइट से आदमी है, वो कभी भी डिप्रेस्ड रहने वाले नहीं है। ठीक है, उनको बताया गया है कि वो वेल कलर्ड हैं, उनकी बहुत ब्राइट आईज हैं। ठीक है, उनका इवन आईब्रोज भी रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन आईब्रोज। एंड ऑल्दो वो 72 ईयर्स के हैं, बट स्टिल अभी भी ऐसा लग रहा है कि ही इज हेल्दी, वो बहुत हेल्दी भी लग रहे हैं, मतलब कोई हेल्थ इशू उनके साथ नहीं लग रहा है अभी जब वो चल रहे हैं। ठीक है, एंड इवन उनके जो फीचर्स हैं वो भी बहुत शार्प हैं, जो कि एकदम से एक इंसान को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बताया गया है एबल मेरी वेदर को। तो अब सब शॉक्ड हैं और वो नीचे आ रहे हैं। इवन एबल मेरी वेदर भी शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि बेन जॉर्डन और एलिजाबेथ जॉर्डन दोनों के दोनों आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई है। जब लड़ाई हो जाती है तो ये लोग नहीं आते हैं। ठीक है, और लड़ाई होने के बाद इन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी कि ये लोग आएंगे, बट स्टिल ये आ गए हैं। तो एबल पूछते हैं कि यहाँ पर अचानक से तुम कैसे आ गए एंड क्या हुआ अचानक से तुम यहाँ हो। तो फिर वो इस चीज़ का कोई आंसर नहीं देते, क्योंकि हर कोई अमेज्ड है, चौंक गया है कि अचानक से हुआ क्या है। एक आदमी जिसको बिलीव किया जा रहा था कि वो मर चुका है, वो डेड है, वो आ जाता है नीचे। फिर जब ये नीचे आते हैं तो इनसे कोई बात नहीं कर रहा है। एबल मेरी वेदर बेन से हाथ मिलाते हैं, वो हाथ मिलाते हुए भी डर रहे हैं और अपना हाथ पीछे खींच लेता है बेन जॉर्डन। मतलब इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो अपना हाथ भी पीछे खींच लेता है, उसे डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। फिर क्या होता है, अचानक से जब हाथ मिलाने के बाद मिसेस स्लेटर क्या करती है, मिसेस स्लेटर एबल मेरी वेदर को छूने की कोशिश करती है, देखती है कि वो डेड है या वो अलाइव है, मतलब क्या हुआ है, कैसे एक आदमी जो रात से सोया हुआ था अचानक से कैसे उठ सकता है। तो मिसेस स्लेटर उनको छूती है, वो पूछती है आर यू डेड और अलाइव। तो एबल मेरी वेदर इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम कैसी बातें पूछ रहे हो, मतलब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जिंदा हूँ, एंड माना मेरे साथ हेल्थ इश्यूज हैं, बट मेरे से ज़्यादा हेल्थ तो हेनरी स्लेटर की डिटोरिएट हो रही है, एंड मुझे लगता है मेरे से पहले शायद हेनरी ना मर जाए, ऐसे वो कहता है। और इस बात पे मिसेस जॉर्डन भी उनका सपोर्ट करती है, कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है
कि वो मर ना जाए, ठीक है। और हर कोई शॉक्ड है, एबल मेरीवेदर को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, उनको सिचुएशन का भी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। एंड देन वो छू के देख रहे हैं कि वो जिंदा है या डेड है, क्या हुआ है उनके साथ। तो वो पूछते हैं कि मतलब आर यू हेल्दी इनफ, आर यू डेड और अलाइव। वो कहते हैं कि तुम्हारे सामने खड़ा तो हूँ, क्या हो गया है सबको। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं वो। फिर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर अब ग्रैंडफादर को पता चल गया कि हम क्या सोच रहे थे उनके बारे में, हम ये सोच रहे थे कि वो मर चुके हैं, ठीक है, और अगर उनको ये आइडिया हो गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, बहुत ज़्यादा इवन डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एंड देन शायद जो विल उन्होंने लिखा होगा, जो उनको मिलने वाला होगा, वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब शॉक्ड हो चुके हैं, एबल मेरीवेदर को कुछ पता नहीं है। फिर एबल मेरीवेदर देखते हैं कि हेनरी ने उनकी चप्पल पहनी हुई है एंड उसको स्ट्रेच किया हुआ है, स्ट्रेच करके पहनी हुई है, क्योंकि शुरुआत में ही ड्रामा की शुरुआत में ही हेनरी को मिसेस स्लेटर जबरदस्ती चप्पल पहना देती है, कह देती है स्ट्रेच हो जाएगी, तुम्हारे आ जाएगी। तो एबल को गुस्सा आता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरी स्लीपर्स क्यों पहनी हुई है एंड इसको स्ट्रेच क्यों कर रहे हो तुम। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं हेनरी स्लेटर, मिसेस स्लेटर। तो मिसेस स्लेटर कहती है कि एक्चुअली क्योंकि ये चप्पल नहीं थी, स्लीपर्स नहीं थी, तो मैंने ही हेनरी से कहा कि तुम इसको पहन के थोड़ा स्ट्रेच कर दो और जो इसकी हार्डनेस है उसको रिमूव कर दो, सॉफ्ट कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा हीट अप भी किया गया है, ठीक है, इसलिए किया गया है ताकि जब आप पहने तो कंफर्टेबल रहे, ठीक है। और वो क्या करती है, हेनरी के पैर से एकदम से चप्पल निकाल लेती है और चप्पल निकालने के बाद वो कहती है कि ये ग्रैंडफादर, ये आपकी चप्पल, आप इसको पहन सकते हैं, ठीक है। तो उसके वो एबल मेरी पहन लेते हैं उस चप्पल को एंड हेनरी अब बिना चप्पल के खड़ा है और बेचारा अमेज्ड है कि उसे उसको ज़बरदस्ती चप्पल पहनाई गई और उसके बाद निकाल ली भी गई, कैसे उसके हाथ से वो चप्पल चली जाती है, यानी कि स्लीपर्स उसके पैर से ही निकल चुकी हैं। अब नेक्स्ट एबल नोटिस करते हैं कि हर किसी ने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जैसे कोई मर चुका हो, जैसे वो किसी की मॉर्निंग में आए हो, ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए होते हैं। तो वो पूछते हैं कि बेन से और एलिजाबेथ से कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने जैसे कोई मर गया हो। फिर वो नोटिस करते हैं कि मिसेस स्लेटर और हेनरी स्लेटर ने भी ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। तो पूछते हैं क्या फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, कोई मर गया है, क्या हुआ है अचानक से। तो वो कहते हैं कि और एकदम से विक्टोरिया बोल पड़ती है कि ग्रैंडफादर, आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर नॉट डेड। अब विक्टोरिया तो खुश है क्योंकि विक्टोरिया और ग्रैंडफादर का अलग रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि आप मरे नहीं हो, ग्रैंडफादर, दैट यू आर नॉट डेड। तो मिसेस स्लेटर घबरा जाती है, ये क्या बोल दिया विक्टोरिया ने, और अगर ग्रैंडफादर समझ गए और उनको सिचुएशन का पता चल गया तो बहुत गलत हो सकता है। तो वो विक्टोरिया को ही डांट देती है कि विक्टोरिया कैसी बात कर रही हो, डेड क्यों कह रही हो, कि और ये थोड़ी मरेंगे, इन्हें थोड़ी कुछ हुआ है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये विक्टोरिया क्या कह रही है। तो मिसेस स्लेटर बात घुमा के कह देती है कि विक्टोरिया कह रही है कि शी इज सॉरी अबाउट योर हेड, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि आपको हुआ क्या था तो वो कहते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक है, बस थोड़ा सा हेडेक हुआ है एंड मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और हेडेक धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मिसेस स्लेटर बात घुमा के ये कह देती है कि शी इज सेइंग आई एम सॉरी अबाउट योर हेड। तो एबल कहते हैं कि उसको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें इतना अच्छा लगता है कि एक छोटी सी बच्ची उनका इतना ध्यान रखती है, वो इवन उनके हेडेक हो रहा है तो वो सॉरी फील कर रही है उसके लिए भी। तो वो कहते हैं कि आई लव यू विक्टोरिया, ऐसे करके जब वो ज़्यादा अफेक्शन दिखाते हैं तो मिसेस जॉर्डन और मिसेस स्लेटर लड़ने लगती हैं। मिसेस स्लेटर कहती है कि देखा, इवन विक्टोरिया को भी बहुत पसंद करते हैं एबल, ठीक है। तो वो कहती हैं कि नहीं, जिमी को ज़्यादा करते हैं पसंद, ठीक है। यानी कि सिचुएशन वर्स हो सकती है अगर एबल को कुछ पता चल गया, बट इन दोनों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना क्वारल कर रहे हैं एक गोल्डन वॉच के ऊपर, जो कि अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉर्डन एबल ने वादा किया था कि जिमी को मिलेगी, और मिसेस स्लेटर कहती है कि क्योंकि वो विक्टोरिया को भी बहुत पसंद करते हैं तो हो सकता है उसको भी गोल्डन वॉच दे दें। और तुम ये क्यों समझती हो कि खाली जिमी को ही मिलेगी, विक्टोरिया को भी तो वो बहुत पसंद करते हैं तो उनको भी दे सकते हैं वो गोल्डन वॉच, और तुम ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है एंड हो सकता है विक्टोरिया को मिले। तो वो दोनों लड़ने लगते हैं, वहाँ पे क्वारल करने लगते हैं। तो इस पे
मिसेस स्लेटर कहती है मिसेस जॉर्डन से, काम करो ग्रैंडफादर से पूछ लेते हैं, पूछ के बताओ कि क्या उन्होंने जिमी को वादा किया था। तो मिसेस जॉर्डन कहती है कि अभी इस मोमेंट पे मैं नहीं पूछ सकती, मेरे को ऑकवर्ड लग रहा है बहुत, और वो झूठ बोल रही है क्योंकि इवन मिसेस जॉर्डन की नज़र भी किसके पीछे थी, मिसेस जॉर्डन भी ये चाहती थी कि गोल्डन वॉच उनके हाथ में आ जाए, इसलिए उन्होंने झूठ बोला था और इस टाइम पे वो फादर से पूछने से भी मना कर देते हैं। अब पूरा गोल्डन वॉच का सीन हो गया। फिर उसके बाद जो है ये लोग क्या करते हैं, फिर क्योंकि सबको ब्लैक क्लोथ्स में देख के कहते हैं कि कौन मर गया है, तो ये लोग कह देते हैं कि हाँ हमारी फैमिली में एक डेथ हुई है। तो वो पूछते हैं कि किसकी डेथ हुई है, तो मिसेस स्लेटर बोल देती हैं कि बेन के ब्रदर की डेथ हुई है, एल्डर ब्रदर की। तो बेन कहता है कि मेरा तो कोई भाई भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं बेन ऐसे नहीं बोलते, यू हैव अ ब्रदर। तो ग्रैंडफादर पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारा एल्डर ब्रदर था, वो कहते हैं हाँ। कितने साल बड़ा था आपसे, तो कहता है 5 years। वो कहते हैं कि अच्छा उसका नाम क्या था, तो अब अलग अलग नाम आने लगते हैं, कोई फ्रेडरिक बोलता है, कोई एंड्रू बोलता है, कोई आइजैक बोलता है, एंड फिर फ्रेडरिक, आइजैक, एंड्रू इन तीनों को मिला के एक नाम बोल दिया जाता है। तो बेन कंफ्यूज हो जाता है कि आइजैक ये सब क्या बोल रहे हो, तो वो एक नाम पे फाइनली अग्री करके वो कहता है कि हाँ ये मेरा भाई था और इसकी डेथ हो गई है। तो पूछते हैं कि ये कहाँ रहता था, कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में। तो कहते हैं अच्छा, तो क्या तुम लोग मॉर्निंग में जा रहे हो उसकी, तो बेन तो कहता है कि हाँ हम जा रहे हैं, और मिसेस जॉर्डन और मिसेस स्लेटर कहते हैं कि नहीं ऑब्वियसली नहीं, इतनी दूर कौन जाएगा और हम नहीं जा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा किसके साथ और कब क्या हो सकता है। फिर एबल कहते हैं कि ठीक है अब काफ़ी देर हो चुकी है एंड शायद तुम लोग भी हंग्री होंगे और तुम इसलिए बैठे हो क्योंकि मैंने नहीं चाय पी, तो हम सब लोग चाय पीने बैठते हैं और हम सब थोड़ा नाश्ता करते हैं। तो मिसेस स्लेटर कहती है कि ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं जो हूँ मैं चाय बनाने जाती हूँ और मैं फटाफट चाय लेके आती हूँ। फिर सब लोग बैठ जाते हैं फायर प्लेस के पास, आर्म चेयर वगैरह में सब टेबल के चारों तरफ बैठ गए हैं। मिसेस स्लेटर चाय वगैरह बना के लाती हैं, सब चाय पी रहे हैं। तो फिर अचानक से एबल की हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछा जाता है। तो जब बेन देखता है कि एबल अच्छे से खा रहे हैं पी रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा लग रहा है आपको देख के कि आप इतने अच्छे से खा रहे हो और आपके साथ कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। तो एबल कहते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वो बार बार यही कहते हैं कि अभी मेरे थोड़े दिन पहले हेडेक हो रहा था और उस हेडेक की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद मुझे हो रही थी, बट ठीक है वो नॉर्मल हो जाएगा, बाकी मेरे साथ ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं है और मैं फिट हूँ, फाइन हूँ एंड एन्जॉय करता हूँ अपनी लाइफ को। फिर वो कहता है कि अच्छा, तो कहते हैं कि आप मतलब कल रात क्या अनकॉन्शियस थे क्या थे, तो वो कहता है कि नहीं अनकॉन्शियस नहीं था, आई वाज जस्ट स्लीपिंग। फिर वो पूछता है कि आपको क्या हेनरी की और एमिलिया की आवाज़ नहीं आई थी रात को, तो वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसी कोई आवाज़ें नहीं सुनी एंड शायद मैं सो रहा था, शायद मैं गहरी नींद में होऊंगा इसलिए मैंने नहीं सुना, एंड क्योंकि मुझे अच्छा सा भी फील नहीं हो रहा था और इसलिए भी मैं सो गया था, मैंने डिनर नहीं किया था। ठीक है, तो यानी कि इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने का मतलब क्या है, वो ये चाह रहे हैं, मिसेस जॉर्डन और बेन जॉर्डन ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जो कहानी हेनरी स्लेटर और एमिलिया स्लेटर ने इनको बताई वो सच भी है या नहीं है, या फिर वो अपनी तरफ से कुछ एलिमेंट्स ऐड करके कुछ बता रहे हैं। तो फिर क्या होता है जब ये लोग बात कर रहे होते हैं हेनरी, तो इनसे पूछा जाता है बार बार, एबल की हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछा जाता है, कैसे हैं वो, क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो वो थोड़े इरिटेट भी हो जाते हैं, बल्कि हर कोई मेरी हेल्थ के बारे में क्यों पूछ रहा है और ये हो क्या रहा है, मतलब थोड़ी कंफ्यूज सी सिचुएशन है, सब शॉक्ड भी हैं और उनको कोई बताना भी नहीं चाह रहा है। फिर जब उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछा जाता है, उनसे सब कुछ पूछा जाता है, मेडिसिन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, उनके साथ पिछली रात को क्या हुआ था, क्या उन्होंने एमिलिया की या हेनरी की आवाज़ सुनी थी, कुछ ऐसा हुआ था, जब ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एकदम से फिर ये पूछा जाता है, जो एबल हैं वो देखते हैं कि उनकी ब्यूरो नीचे रखी हुई है और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो कहते हैं हेनरी से और मिसेस स्लेटर से कि व्हाट द हेल, व्हाट इज़ माय ब्यूरो डूइंग हियर, ठीक है, व्हाई इज़ दिस नॉट इन माय रूम। मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं क्योंकि ब्यूरो एक ऐसी चीज़ थी, शायद उनको बहुत प्यार भी था और क्योंकि उन्होंने खुद खरीदी थी तो ये एक्सपेक्ट करते थे कि ये उनके रूम में हो। बट अचानक से एक तो इतना ऑकवर्ड बिहेवियर सबका, ठीक है, फिर इतना सब कुछ
अचानक से होना, मतलब सब अजीब सी बातें कर रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि उनकी ब्यूरो भी नीचे रखी हुई है, तो वो पूछते हैं। फिर अचानक से बेन और मिसेस जॉर्डन के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्या बताया था मिसेस स्लेटर ने और हेनरी स्लेटर ने कि ये तो हमने एग्जीबिशन से लिए, बहुत एंटीक है और ये हमारी प्रॉपर्टी है, ना कि एबल की है। बट जब एबल कहते हैं कि नहीं ये मैं ओन करता हूं, मेरी ब्यूरो यहाँ क्या कर रही है, तो मिसेस जॉर्डन समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर अचानक से एबल की नज़र क्लॉक पे पड़ती है, जो उनके रूम की क्लॉक जो मिसेस स्लेटर चुरा के लाई थी। ठीक है, तो जब उनके रूम की क्लॉक पे नजर कहती है कि मेरी क्लॉक भी यहाँ क्या कर रही है। तो जब ये दोनों चीज़ों के बारे में बात होने लगती है तो मिसेस जॉर्डन बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अभी तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, ठीक है, और मैं जो हूँ बोलूंगी। तो वो कहते हैं कि एबल किस चीज़ के बारे में बोलोगी। वो तो अब मिसेस स्लेटर घबरा गई, वो सोचती हैं कि मेरी चोरी भी पकड़ी गई एंड प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे अगर ये सब कुछ बोल गई। तो वो कहती हैं मिसेस जॉर्डन से, चुप हो जाओ, तुम क्या बोल रही हो। तो मिसेस जॉर्डन कहती है कि नहीं मैं चुप नहीं होंगी, मैं सारा सच बताऊंगी यहाँ पे। फिर वो कहती है एबल से, ऑल्दो हेनरी और मिसेस स्लेटर कोशिश कर रहे हैं मिसेस जॉर्डन को रोकने की, बट बेन और एलिजाबेथ पूरे कंफर्म्ड हैं। वो कहते हैं कि हम बोलेंगे, और इवन बेन भी सपोर्ट करता है कि मेरी वाइफ अब बोलेगी, उसे हर अधिकार है बोलने का, उसे जो पॉइंट रखना है उसे रखने दो। लेकिन हेनरी और मिसेस स्लेटर कोशिश करते हैं उसको रोकने की, बट वो रुकती नहीं और फाइनली बोलती है एबल से कि फादर आपकी चीज़ों को, आपके साथ आपकी चीज़ों को चोरी किया गया है। तो वो कहता है कि किसने चोरी किया है। वो कहता है कि मिसेस जॉर्डन कहती है कि हेनरी ने और एमिलिया ने आपकी चीज़ें चोरी की हैं। कहता है चोरी क्यों की हैं। तो वो कहता है कि क्योंकि उनको ये लगा कि आप मर गए हो, और जब उन्हें लगा कि आप मर गए हो तो उन्होंने सोचा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट कर लें अपने पास, और इसलिए इन दोनों ने आपकी क्लॉक को भी चुरा लिया और आपकी कबर्ड को भी चुरा लिया। और मिसेस जॉर्डन हेनरी को कहती है कि तुम्हारे अंदर अपनी अकल नहीं है, जो भी तुमसे एमिलिया कहती है तुम वही मान लेते हो और वही करते हो। तो वो उसको भी क्रिटिसाइज करती है कि तुम्हारे अंदर अपनी अकल भी होनी चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तुम क्या कर रहे हो, बट तुम यूज नहीं करते हो अपनी अकल। तो फिर सारा खेल एबल मेरीवेदर को समझ आता है कि क्यों हेनरी ने उसकी चप्पल पहनी हुई थी, क्यों उसको देख के हर कोई शॉक्ड था, क्यों उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रहा था, क्यों वो मॉर्निंग के कपड़े पहन के आए हुए थे, वहाँ पे ब्लैक क्लोथ्स क्यों पहने हुए थे उन्होंने, ठीक है, क्यों विक्टोरिया ने कहा था कि ग्रैंडफादर आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर नॉट डेड, क्या मतलब था उसका कहने का। इन सब बातों के बारे में एबल मेरीवेदर को कंफर्म हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है और क्या उनके बारे में इंटरप्रेट किया जा रहा था, उनको मरा हुआ कहा जा रहा था। ये सब चीज़ें वो समझ जाते हैं, वो एबल मेरीवेदर समझ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये सब हो रहा था और इसलिए तुम मेरी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे थे, इसलिए मेरी चीज़ों को चुरा रहे थे। तो हेनरी स्लेटर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कहता है कि नहीं, वो तो बस आपकी बिलोंगिंग्स को कलेक्ट कर रही थी एंड वो ऐसा सब कुछ नहीं कर रही थी, हम लोग चोरी नहीं कर रहे थे, हम तो बस आपकी बिलोंगिंग्स को कलेक्ट करके एक जगह पे रख रहे थे। तो एबल इस पॉइंट पे समझ जाता है कि ये चोरी कर रहे थे, और वो कहता है कि मैंने अपनी विल ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है, और जो विल में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। तो यहाँ पे सब शॉक रह जाते हैं कि आपने अपनी विल लिखी हुई है, और वो कहाँ रखी है। तो वो कहता है कि इस ब्यूरो के अंदर ही मेरी विल रखी हुई है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, कहते फिर वो पूछते हैं कि सब कि उसमें क्या लिखा है। वो कहते हैं कि अब ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा है और उसमें क्या किसको क्या मिलेगा, क्योंकि आज मैं समझ गया कि तुम लोग मेरे से प्यार नहीं करते बल्कि मेरी चीज़ों से प्यार करते हो, एंड मैं तुम्हें एक बर्डन लगता हूँ, तुम मुझे इवन रखना भी नहीं चाहते हो। तो इसलिए तुम चीज़ों को डिवाइड कर रहे थे और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम चीज़ों को डिवाइड कर रहे थे, और इसलिए मैं इस मैं अपनी नई विल लिखूंगा, मैं अपनी विल को ऑल्टर करूंगा। तो कहेंगे कि अच्छा जब ऑल्टर करोगे तो उसमें क्या लिखोगे। वो कहते हैं कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उस इंसान के नाम करूंगा जिसके साथ मैं जब मरूंगा, जिसके साथ मैं रह रहा हूं और मैं उसके घर पे मर जाऊं, तो मैं उसके नाम सारी प्रॉपर्टी कर दूंगा, ये मेरी विल में होगा, ठीक है। यानी कि मैं अपनी सारी चीज़ें उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा, जब मैं मर जाऊंगा, जिसके घर पे मैं मरूंगा, मैं उसको सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दूंगा, भले ही वो मिसेस स्लेटर के घर हो या मिसेस जॉर्डन के घर हो।
अब इस बात पे दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छी बात है। मिसिस स्लेटर कहती है कि ठीक है ग्रैंडफादर, आप तो यहाँ रहे, फादर आप तो यहाँ पे रह ही रहे हो, एंड मैं आपको मतलब प्रोटेक्ट भी करती हूँ और आपकी सेवा भी करती हूँ, ठीक है, तो इसलिए आप यहीं रहते रहो। और हेनरी स्लेटर भी बड़ा खुश हो जाता है, वो कहता है कि या फादर स्टे हियर और कंफर्टेबल फील करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उसको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ रहो। फिर मिसेस जॉर्डन कहती है, अब उसे लगता है कि यार विल चली जाएगी हाथ से, ये क्या हो रहा है। तो मिसेस जॉर्डन क्या आर्ग्यू करती है, कहती है कि नहीं नहीं फादर, एंड इट्स बीन सो मेनी इयर्स दैट यू हैव बीन टू आवर हाउस, तो आप एक काम करिए, आप ये सब छोड़ के मेरे घर पे आ जाइए, एंड मैं आपको मिस भी करती हूँ, और जब आप लास्ट टाइम गए थे तो मुझे बहुत दुख हुआ था, इसलिए आप एक काम करिए, आप वापस मेरे घर पे आ जाइए, और मैं जो हूँ आपको अपने पास रखूंगी, अपने साथ रखूंगी। तो एबल पूछते हैं एलिजाबेथ से कि लिजी से, क्योंकि उसको लिजी कहते हैं कि क्या रियली में तुम मुझे रख लोगी और क्या तुम खुश होगी रखने के बाद। तो बेन और एलिजाबेथ दोनों बोलते हैं कि हाँ हम लोग बहुत खुश होंगे। तो इस बात पे मिसेस स्लेटर कहती है कि नहीं, मैं एक बात यहाँ पे रखना चाहती हूँ, ठीक है, और वो ये है कि फादर से कहती है कि आपको पता है हमारे बीच में 2 साल पहले लड़ाई क्यों हुई थी। फिर एबल मेरीवेदर पूछते हैं नहीं मुझे नहीं पता क्यों हुई थी। तो इस पॉइंट पे मिसेस स्लेटर बताती हैं कि क्योंकि आप उनके साथ रह रहे थे, एलिजाबेथ बेन जॉर्डन के साथ रह रहे थे, तो एलिजाबेथ ने मुझको फ़ोन करके ये कहा था कि अब इस इंसान को यहाँ से ले जाओ और मैं इसको और नहीं रख सकती, ठीक है, और ये बहुत टाइम से मेरे यहाँ रह रहा है, एंड अब एक तरीके से ये बोझ लगने लगा है, तो मैं या तो मैं इसको घर से निकाल दूंगी, ठीक है, और मैं इसको नहीं रखूंगी, इसलिए काम करो तुम इसको यहाँ से ले जाओ। और इसी बात को लेकर हमारे बीच में क्वारल हुआ था और इसलिए फिर हम आपको यहाँ पर लेके आए थे। तो एबल मेरीवेदर को बहुत दुख होता है, वो बहुत डिप्रेस होता है इन सब चीज़ों को सुन के, इनके बारे में सोच के कि ये हो क्या रहा है। मतलब उसने अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया, वो हर सैक्रिफाइस उनके लिए करने के लिए तैयार था, एंड इवन वो सेल्फ डिपेंडेंट था, वो सब कुछ कर रहा था, अपने घर में ही मिसिस स्लेटर और हेनरी स्लेटर को भी रखा हुआ था। तो उसे लगता है कि ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और उसे समझ आ जाता है कि अब ये लोग मुझे एक बर्डन की तरह लेते हैं, ये लोग मुझे एक बर्डन समझते हैं, और इस एक बर्डन समझने की वजह से ये लोग ना तो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और ना मुझे कोई भी रखना चाहता है। तो ग्रैंडफादर से पूछा जाता है कि अब आपका क्या डिसीजन है। तो वो अपना डिसीजन बड़े ही अलग ढंग से सुनाते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चल जाता है कि ये बर्डन लगता है हर किसी को, तो वो कहते हैं कि जो कमिंग मंडे है मुझे उसमें 3 काम करने हैं। पहले तो मैं अपने लॉयर के पास जाऊंगा अपनी विल को ऑल्टर करने के लिए, ठीक है। दूसरा काम, मुझे अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, यानी कि इस बात पे जिस पे लड़ाई हो रही थी कि उन्होंने अपना प्रीमियम पे किया या नहीं किया, ये भी क्लियर हो जाता है कि उन्होंने अपना प्रीमियम पे नहीं किया था। और तीसरी बात वो कहते हैं कि आई विल गेट मैरिड, यानी कि एबल मेरीवेदर जो कि 72 ईयर्स के हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि आई विल गेट मैरिड। तो वो कहते हैं कि मैं 3 काम करूंगा। सबसे पहला, मैं लॉयर के पास जाके मैं अपनी विल को ऑल्टर माई विल, मैं अपनी विल को ऑल्टर कर दूंगा। सेकंड इंपॉर्टेंट काम मैं क्या करूंगा, विल को ऑल्टर करने के बाद मैं प्रीमियम पे करूंगा इंश्योरेंस का। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम वो कहते हैं कि आई विल गेट मैरिड। और जब वो ये कहते हैं कि आई विल गेट मैरिड, इसको सुनने के बाद वो कहते, हर कोई कहता है कि यू विल गेट मैरिड एंड आप इस उम्र में शादी करोगे, एंड ये क्या करोगे, मतलब कौन शादी करेगा आपसे, और इतनी एज में अच्छा ही लगता शादी करना। तो वो कहते हैं कि क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत टाइम से कि आप सब में से मुझे कोई भी रखना नहीं चाहता, एंड मैं आप लोगों के ऊपर एक बर्डन बन चुका था, ठीक है, आप मुझे एक बर्डन से ज़्यादा नहीं समझते थे, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ से मूव आउट कर जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, तो उन्होंने सोचा कि मैं शादी कर लेता हूँ, एंड वो शादी किससे करेंगे, मिसिज जॉन शोरॉक से, यानी कि जो उनकी फ्रेंड थी जिनके साथ उनकी बहुत बनती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे शादी कर लूँगा और फिर मैं इस घर से बाहर चला जाऊँगा, ठीक है। उनकी शादी से इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता, क्योंकि एबल ने कहा था कि मेरे मरने के, जब मेरी विल
मेरी सारी प्रॉपर्टी उस इंसान के नाम हो जाएगी जिस इंसान के पास मैं रहूंगा जब मैं मर जाऊंगा। मतलब जब मैं जिस पॉइंट पे मैं मरूंगा, जिस इंसान के साथ मैं मैं उसके नाम सारी विल कर दूंगा। एंड क्योंकि अब ना तो वो मिसेस जॉर्डन के साथ रह रहे थे, ना मिसेस स्लेटर के साथ रह रहे थे, और वो मिसेस जॉन शरॉक के साथ शादी करके उनके ही घर पे जाने वाले थे, इसका मतलब ये था कि उनके नाम कुछ भी नहीं होने वाला था। वो सारी प्रॉपर्टी, उनकी सारी विल जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मिलेगी, वो सब मिसेस जॉन शरॉक के नाम होने वाली थी। और वो क्यों होने वाली थी? क्योंकि उन्होंने पहले ये समझा कि उनके ग्रैंडफादर डेड है और उन्होंने काफ़ी सारे डिसीजंस ले लिए, काफ़ी सारी चीज़ों को डिवाइड करना शुरू कर दिया। और जब ग्रैंडफादर को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। इसलिए वो कहते हैं कि अब मैं शादी करूंगा, मैं मिसेस जॉन शरॉक के साथ चला जाऊंगा, उनके घर चला जाऊंगा, मैं उनके साथ शादी करके इसी मंडे को शिफ्ट हो जाऊंगा। और वो फिर क्या करते हैं, वो थैंक यू कहते हैं मिसेस स्लेटर और हेनरी स्लेटर से कि तुमने मेरी ब्यूरो को और मेरी क्लॉक को नीचे उतार दिया, क्योंकि इसे अब मिसेस जॉन शरॉक के रिंगो बेल्स में ले जाने में, जो उनके विडो हाउस का नाम था, रिंगो बेल्स में मैं ले जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे नीचे से ऊपर से उतारना नहीं पड़ेगा, मैं बस यहीं से मूव कर लूँगा। और जब वो ये कहते हैं तो हर कोई शौक रह जाता है और यहाँ पे हमारा ड्रामा एंड हो जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि कैसे लोगों के लालच ने उनको बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया और उनको जो चीज़ें मिलने वाली थी वो भी नहीं मिली। एंड मिलनी भी नहीं चाहिए। क्यों मिले? क्योंकि वो इन चीज़ों को डिजर्व ही नहीं करते। जब वो उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो उसको एज अ बर्डन ट्रीट करते हैं, उससे बात नहीं करते ज़्यादा, ठीक है, तो वो क्यों अपनी विल उनके नाम करे? वो अपनी विल उनके नाम करेगा जिसका मन करेगा, ठीक है। और ये हमें इवन बहुत सारे चीज़ें भी सिखाती है कि हमें एक तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की, ठीक है,